Hello class 9, welcome back to our channel. So we all are doing our chapter from our history book, that is French Revolution. And in the previous video basically we have covered that why the treasury was an empty state. Yes, and बहुत सारे reasons को cover किया था. क्या reasons थे कि resources एकदम drain out होते चले गए फ्रांस में. So here and we also covered that taxes को increase करना एक one of the way जो king को लगा and Louis XVI ने taxes में बहुत increment करना यानी increase कर दिए taxes and burden definitely third estate जिसमें peasants, workers, small labor, farmers, landless labor सब लोग आते थे तो taxes को increase किया गया. Now one box is given in your NCERT book. Taxes भी बच्चा सिर्फ एक डायरेक्ट टैक्स नहीं होता. When we are talking about taxes, अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग भी टैक्सेस पे करते हैं. यस, सो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सम आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी बहुत बर्डन में थे, जिनकी कंडीशन एक्चुअल में बहुत खराब थी, they had to pay taxes जो भी अलग तरह के taxes थे. So taxes कौन से थे? Let's see. Before that we already covered that livre जो कि करेंसी थी कहाँ की? Yes, so करेंसी थी आपके फ्रांस की. हमने इसको कवर भी किया था जब when we talk about कि किस तरह से जो डेप्ट में बढ़ता चला गया था, बहुत डेप्ट बढ़ गया था बिकॉज वो हेल्प करते गए कॉलोनीज की. So livre is a new word for you and this is the unit of currency in France. Then the clergy. Clergy we already covered. Clergy means the first estate. Yes, so group of person who invested with special functions in the church. So those people are associated with the church activities. जो चर्च की जिनके पास responsibilities हैं, जो power हैं, so उनको हमने बोल दिया था clergy estate. That was first estate जिनके पास बहुत सारे privileges थे. Clergy estate means first estate and second estate means our nobility जो था, दोनों को taxes pay नहीं करने होते थे. They were like enjoying their privileges क्योंकि उनको उस particular estates में birth मिला है. Yes, so here the taxes, दो तरह के taxes आए हैं and only these taxes were basically paid by the third estate people. तो और कोई पे नहीं करता था, सिर्फ थर्ड एस्टेट के पीपल पे करते थे. सो फर्स्ट वन इज TITHE, दैट इज योर टाइथ. दिस टैक्स इज लेवाइड बाय द चर्च. तो ये वाला टैक्स थर्ड एस्टेट को किसको पे करना है? चर्च पीपल को, मीन्स फर्स्ट एस्टेट को, क्लर्जी एस्टेट को. एंड कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अगर उन्होंने जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसका 1/10 हिस्सा दे हैड टू पे टू द फर्स्ट एस्टेट. दिस वाज द कंपल्सरी टैक्स जो क्लर्जी एस्टेट एक्सेप्ट करता था फ्रॉम द थर्ड एस्टेट. सो यानी अब देखिए ऊपर बर्डन देखिए आप. पहला टैक्स जो उन्होंने क्लर्जी को दिया. सेकेंड टैक्स दैट इज योर टेल और यू कैन से टाइल. So tax to be paid directly to the state. State means राजा को देना है, king को देना है. ये king directly लेता है. So here two types of taxes जो वो directly pay कर रहे हैं. किसको? Tile that is your state and tithe that किसको pay करना है? Church को यानी clergy estate को pay करना है. And उसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि बहुत सारे बेसिक आइटम्स पे लगाए जाते होंगे वो टैक्सेस भी पे करने होते थे. सो यू कैन सी कि कंडीशन क्या हुआ होगा. सो बहुत खराब कंडीशन चलती जा रही है. एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन इन योर NCERT बुक. यू कैन सी कुछ रिटन है बट रिटन हमें कुछ दिख नहीं रहा है खास. तो हमने क्या किया, जो रिटन में बॉक्सेस में हमें समझ में आ रहा है हम उसको समझने की ट्राई करते हैं. This portion is written something like, तो यहाँ पर the poor fellow, this is the person, this person definitely belong to a third estate. ये एक पुअर पर्सन है जो हो सकता है लैंडलेस है
या पीजेंट है या लेबर है, डोंट नो, बट ही डेफिनेटली बिलोंग टू अ थर्ड स्टेट। वो अपना कुछ हिस्सा लेके आता है जो एज अ टैक्स उसको पे करना है। तो वो हो सकता है वो ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलड सब कुछ देने को राजी है, बिकॉज यू कैन सी इन हिज हैंड्स, उसके पास बहुत कुछ है हाथ में। एंड इवन द लॉर्ड, वो लॉर्ड शायद उसको देख भी नहीं रहा, उसको वो भी नहीं दिया जा रहा कि यस, एक थैंक्स वाली बात बहुत अलग हो जाती है, बट ही इज नॉट लाइक एक देखने का एक्सेप्टेंस वाली पावर तो है कि पता है वो मुझे देखे जाएंगे, लेकिन इवन नॉट केयर टू ग्रेस विद हिम अ लुक, उसको अच्छे से देख भी नहीं रहे हैं। एंड यू कैन सी वन सैग इज, देख रहे हो आप, और सैग में बहुत सारा ग्रेन्स शायद वो डिपॉजिट और जिस तरीके से लिया जा रहा है लोगों से, लोग आके दे रहे हैं। एंड द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, तो उसका जो एक लालच है डेविल का, डेविल किसके लिए आया है? रूलर के लिए आया है। तो वो बढ़ता जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई जो लेके आ रहा है उसकी क्या कंडीशन है। उनको ये लग रहा है कि इनको यहां पर देना इनकी ड्यूटी है और हमारा लेना हमारा राइट है। Here then one more line is the noble man is the spider here. नोबल मैन क्यों बोला? क्योंकि ये नोबिलिटी एस्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, रूलर क्लास है। सो इज द स्पाइडर, इनको स्पाइडर का एक कैटेगरी दिया है, एंड द पेजेंट द फ्लाई, इस तरह के पर्सन को फ्लाई बोला है। वाई? बिकॉज कह रहे हैं स्पाइडर इज लाइक, स्पाइडर फीड्स ऑन द फ्लाई, यानी जो ये लेके आ रहे हैं ये खा रहे हैं, सो इनको स्पाइडर बोला है। एंड ये लोग यानी कि पेजेंट या फिर लैंडलेस पीपल, ये बहुत एफर्ट और हार्ड वर्क करके अपना फूड गैदर कर रहे हैं, एंड गैदर करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद वो इनको दे देते हैं, एंड दे आर लाइक फीडिंग ऑन देम, इनका। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द पीजेंट क्लास। सो द नोबल मैन इज द स्पाइडर हेयर, जो कि टोटली बिल्कुल डिपेंडेंट हुए हुए हैं। उनको ये लगता है कि बिकॉज वी बिलोंग टू गुड फैमिलीज और द प्रिविलेजेस फैमिली, तो ये सब हमारा राइट है। सो दिस इज द सिनेरियो। बेसिकली ये आर्टिस्ट क्या बताना चाह रहा है बच्चा? आर्टिस्ट इज जस्ट वांटेड टू से कि द कंडीशन ऑफ फ्रांस वाज नॉट वेरी गुड। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस और बहुत ज्यादा एक अनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट उन लोगों ने सहा, एंड रूलर वाज लाइक अ डेविल फॉर देम, जो कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस पावर है, वो लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। यस, हियर जब इस तरह की कंडीशन होगी जहां पर सिर्फ रूलर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि जो हमें पे कर रहे हैं टैक्सेस, लोग कहां से टैक्सेस पे कर रहे हैं, उनके पास अपने पास खाने को है या नहीं है, उनकी क्या कंडीशन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा हमने फ्लैशबैक स्टोरी में भी देखा था दैट पीपल वर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ ब्रेड, प्राइस बढ़ गया था, प्राइस ऑफ ब्रेड वाज इंक्रीज्ड दैट टाइम आल्सो, तो उसके अगेंस्ट भी लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो आई थिंक यही कंडीशंस हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन देखा, सोसाइटी वाज टोटली डिवाइडेड, और डिवाइडेड बहुत ही तरीके से डिवाइडेड नहीं की हुई है, बिल्कुल दूर से भी पता चल रहा है कि एकदम अनइक्वालिटी या अनजस्ट वे में सोसाइटी को डिवाइड किया गया। देन इस तरह की कंडीशन में जहां टैक्सेस भी पे करने पड़ जाएं, हमारे पास कुछ ना हो, तो क्या डिफिकल्टी आएगी? स्ट्रगल टू सर्वाइव, रहना शायद मुश्किल हो जाएगा, और रहना जब मुश्किल हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड इन सब चीजों को देखते हुए आपको ये बात समझ आनी स्टार्ट हो गई होगी कि वो जो हमने फर्स्ट इंसिडेंट देखा था वो क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हियर द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब क्या रीजन है? लेट्स सी। The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो 1715 में इतनी पॉपुलेशन थी, एंड 1789 789 अगेन जो डेट हमने फर्स्ट याद की थी, वहां तक आते आते पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। इतना ज्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि फूड ग्रेन्स की किसी ना किसी तरीके से सप्लाई की जाए, सो दैट लोगों को सफर ना करना पड़े। बट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स उसी स्पीड में चलता गया जिस हिसाब से इतनी पॉपुलेशन को फीड कराया जा रहा था। सो अब क्या हुआ, जब चीजें कम होती है बेटा जी मार्केट में, दिस इज इकोनॉमिक्स नाउ, अगर हमारे मार्केट में
डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज लेने वाले तो ज्यादा हो गए, चीजें कम है, अब जो ज्यादा प्राइस देगा हम उसको दे देंगे। यस, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि एक नेसेसरी आइटम था उनके लिए, जो लोग रोज खाते थे, उनकी डाइट थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। और जो वर्कर्स की वेजेस थे, सैलरीज थी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ बढ़ा तो क्या बढ़ा, ब्रेड का प्राइस, यानी जो उनकी रेगुलर नीड थी उसके प्राइसेस बढ़ा दिए, बट उनकी सैलरीज यानी उनके जॉब से मिलने वाले उनको मनी, उसमें कोई इंक्रीमेंट, कोई भी हमें चेंजेस नहीं दिखे। अब ये गैप और बढ़ता गया, इट मीन्स कि पुअर और पुअर होते गए एंड रिच और रिच होते गए, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, बहुत बढ़ता चला गया। एंड और हालत तब और खराब हो गई बच्चा जब ड्रॉथ और हेल जैसी चीजें फेस की, यानी कि या तो सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल बारिश नहीं होगी, या फिर हेल स्टॉर्म्स यानी कि ओले पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए, और हार्वेस्ट पूरी तरह से खत्म। सो यहां पर कहते हैं एक तो नेचर ने उनका साथ नहीं दिया, प्लस रूलर ऐसे थे कि उनको शायद रहने ही नहीं दिया गया। एंड इस तरह की कंडीशन जहां आपका अपने आप को सस्टेन कराना मुश्किल हो जाए, आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए एबल नहीं है, तो दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। इट मींस ये बहुत ज्यादा, कहते हैं इस तरह की कंडीशन सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती थी। द न्यू वर्ड इज गिवन हियर, an extreme situation, very important and very complete definition is given, a extreme situation where the basic means of livelihood are endangered, means कि वो situation आ जाए कि आपके जो livelihood भी हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ बेसिक चीजें चाहिए, खाना, वो भी अगर नहीं मिल पाता, दिस कंडीशन इज लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। एंड इस तरह की कंडीशंस फ्रांस में फ्रीक्वेंटली नजर आती थी। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो, एक्चुअल सीन दिया हुआ है कि ये फ्रांस के लोगों की कंडीशन थी। दे वर डिफिकल्ट, उनके लिए सर्वाइवल ही एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया था, तो डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं सोच सकते। So this is all about for today's session. Next topic we will cover in the next class. Thank you so much.